हेलो, नमस्कार। आज हम अपना लेक्चर जो है 17 स्टार्ट कर रहे हैं। इस लेक्चर में जो पढ़ाया जाएगा, वो एक ऐसा टॉपिक है जो आपको जो अगर मान लो आप स्टूडेंट हैं, तो आपके स्टूडेंट की लाइफ में अगर आपने वकालत करी है स्टूडेंट्स के बाद में, तो बहुत काम आएगा। यदि आप न्यायपालिका में भर्ती हो गए, सर्विस जॉइन कर ली न्यायपालिका की, तो आप काम आएगा। और आप एडवोकेट हैं, बनेंगे यदि एडवोकेट बनते हैं, तो भी आपके काम आएगा। और यदि आप सॉरी पुलिस ऑफिशियल्स हैं, तो भी आपके काम आएगा। ये हर जगह आप मतलब बहुत बड़ा क्षेत्र का काम है ये, जो आपके हर जगह काम आता है। ये समझ लें कि सेक्शन क्या है ये। जैसा कि आप साइन बोर्ड पर देख रहे हैं, सेक्शन 100, जिससे सेक्शन 105 निकलेगा, और सेक्शन 101, जिससे सेक्शन 103 निकलेगा। 100 और 101। एक शब्द सुना होगा आपने, कत्ल, हत्या। तो हत्या की सजा सेक्शन 103 में दी गई है। क्या सजा है, जरा ये भी देख लो। आप बता तो रहेगा आपको, पहले सेक्शन तो बाद में पढ़ेंगे। 103 हत्या के लिए दंड के बारे में बताता है। केवल एक ही लाइन है इसमें, जो कोई हत्या करेगा वह मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा। दूसरी इसके अंदर डेफिनेशन, दूसरी वो परिभाषा, जब 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का कोई समूह मिलकर मूल वंश, जाति या समुदाय, लिंग, जन्म स्थान, व्यक्तिगत विश्वास या किसी अन्य समरूप के आधार पर हत्या कारित करेगा, तो ऐसे समूह के प्रत्येक सदस्य मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडनीय। इंग्लिश भाषी के लिए पढ़ देता हूँ इसको। पनिशमेंट फॉर मर्डर, whoever commits murder shall be punished with death or imprisonment for life or shall also be liable to fine. नेक्स्ट इसकी डेफिनेशन दी है, when a group of 5 or more persons acting in concert commit murder on the ground of race, caste, community, sex, place of birth, language, personal belief or any other similar grounds, each member of such group shall be punished with death or with imprisonment for life or shall also be liable to be fined. देखिए, ये साधारण मनुष्य है जो कॉमन इंटेंशन के तहत, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के तहत, अनलॉफुल असेंबली के साथ यदि हत्या करते हैं, तो इसके फर्स्ट और सेकंड पार्ट को में वो सब बताया गया है कि हत्या के लिए क्या दंड होगा। जब कॉमन इंटेंशन, जब कुछ व्यक्ति करेंगे हत्या, और जब व्यक्ति जाति, मूल वंश या मॉब लिंचिंग के द्वारा हत्या करते हैं, तब उसके लिए दोनों की सजाओं का प्रोविजन इसमें अलग अलग दिया है। 100% कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल है, अनकंपाउंडेबल, नॉन कंपाउंडेबल है, सेशन ट्रायल है। इसी तरीके से ये हत्या के लिए दंड है अगर कोई आदमी किसी का मर्डर करता है। इसीलिए इसी से रिलेटेड एक सेक्शन 105 और है, वो भी पढ़ देते हैं। ये क्या था, हत्या की कोटि में न आने वाले, हत्या की कोटि में न आने वाले अपराधों के लिए आपराधिक मानववध के लिए दंड। जो कोई ऐसा आपराधिक मानववध करेगा जो हत्या की कोटि में नहीं आता, तो वह आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 5 वर्ष से कम की नहीं होगी, अर्थात 5 वर्ष तक की सजा का केस होगा, अर्थात 10 वर्ष तक की हो सकेगी, 5 वर्ष से कम नहीं होगी। मिनिमम सजा 5 साल। तो इसमें जज साहब के भी राइट्स को कर्टेल किया है पनिशमेंट देने की, अर्थात उनको ये तायीद कर दी गई है कि आप कम से कम 5 साल की सजा तो इसमें देंगे, लेकिन जो 10 साल तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने के लिए दायी होगा, यदि वह कार्य जिसके द्वारा मृत्यु कारित की गई है या मृत्यु ऐसी शारीरिक क्षति जिससे
मृत्यु होना संभव है, कारित करने के आशय से किया जाए, या यदि वह कार्य उस आशय के साथ कि उससे मृत्यु कारित होना संभव है, किंतु मृत्यु ऐसे प्रति शारीरिक क्षति जिससे मृत्यु कारित होना संभव है, करने के किसी आशय के बिना किया जाए, तो वह दोनों में से किसी भांति के कार्य जिसकी अवधि 10 वर्ष की हो सके और जुर्माना हो सके। तो इसमें 10 वर्ष तक की सजा, इसे मर्डर से कम तरह का, इसको अंग्रेजी में एक बार और पढ़ देते, फिर इसके बाद इस पे जरा डिस्कशन चालू करेंगे। Whoever commits culpable homicide, not amounting to murder, shall be punished with imprisonment for life or imprisonment of either description for a term which shall not be less than 5 years. The word is important, less than 5 years. But which may extend to 10 years and shall also be liable to the fine if the act by which the death is caused is done with the intention of causing death or causing such bodily injury or is likely to cause death or with imprisonment with the description for a term which may extend to 10 years of fine if this act is done with the knowledge that it is likely to cause death but without any intention to cause death or to cause such bodily injury as is likely to cause death. ये तो रही कि इन सेक्शंस में दंड क्या दिया जाएगा। अब आप ये देखो, इन दोनों में ही आदमी मरता है। मरता एक्सीडेंट के केस में भी है, वहां सजा बहुत कम है। यहां भी मरता है, यहां सजा बहुत ज्यादा है। और एक और है, इसमें और कम है थोड़ी सी। तो बात ये क्या, मौत तो सब में हो रही है यार, फिर सजाएं कम बढ़ती क्यों हो रही है? एक लीगल प्रोफेशन के लिए इन दोनों सेक्शंस की डेफिनेशनों को पढ़ना जरूरी है। अगर आप जब डेफिनेशन पढ़ेंगे तो डेफिनेशन पढ़ने पर आपको ये लगेगा कि ये अपराध तो सेम है, इनमें कोई अंतर तो है नहीं, लेकिन सजाओं में बड़ा डिफरेंस है भाई। यही अब इसमें जो इस बारीकी को जो समझना है कि यार एक तरफ तो आदमी मर रहा है हमारे कर्तव्य से, हमारी कृत्य से, हमारे आपराधिक गतिविधि से, एक तरफ तो उसे सजाए मौत और आजीवन कारावास दिया जा रहा है, लेकिन दूसरी परिस्थिति में जब वो मर रहा है तो उसको केवल जो है 5 साल की सजा दी जा रही है। कई बार आप देखना क्या होगा जब आप वकालत करेंगे, तो जो अच्छे वकील होते हैं या समझदार वकील होते हैं, वो क्या करते हैं, जब उन्हें लगता है, एक हमारे यहाँ कहावत है, सारा जाता देखिए आधा दीजिए बाँट। ये बड़ी पुरानी कहावत है। अगर आपको लग रहा है कि आपका सारा ही नुकसान हो जाएगा, तो ठीक है, तो आधा बाँट ही दो उसमें से, नुकसान तो हो ही रहा, सारा जाता देखिए आधा दीजिए बाँट। फिर एक होती है कि भागते चोर की लंगोटी भतेरी, और जो मिल जा रही मेडी कोर्ट से ले लो। तो अच्छे वकील क्या करते हैं, अपने केस को यदि उनका 302 का 300 सॉरी 300 103 का केस है, मर्डर का केस है, तो वो उसको कोशिश करते हैं कि वो 105 में तरमीम हो जाए। वो अपनी विद्वता से उससे लाने की कोशिश करते हैं। पुलिस का क्या होता है कि पुलिस जो है अपने केसेस को, अगर वो हल्का भी होता है तो उसे बड़े में ही दे देती है, क्योंकि पुलिस तो ये देख रही है कि कोई मर गया। लेकिन लॉ ये देखता है, सजा देने वाला जज ये देखते हैं, जज साहब ये देखते हैं कि मरा तो है, लेकिन किन परिस्थितियों में मरा है, क्या वो वास्तव में कत्ल था भी या नहीं था, परिस्थितियां क्या थी। तो इन्हीं को, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप ये समझो, अगर आप स्टूडेंट हैं तो ना, तो आपको ये 100% आपको इस टॉपिक पर, ये जो टॉपिक आज चल रहा है, एक क्वेश्चन एलएलबी का 20 नंबर का जरूर मिलेगा, उसको रोक नहीं सकता।
या तो ये मिलेगा कि भाई कत्ल में और मानववध और हत्या में क्या अंतर है? या क्वेश्चन 10 नंबर की टिप्पणी मिल सकती है आपको कमेंट्स लिखने के लिए, या ये कि कल्पेबल हो सॉरी आपराधिक मानववध को और हत्या को डिफाइन करें, ये क्या है? ये टॉपिक हम खाड़ी खत्म करने को तो 30 मिनट में भी खत्म कर सकते हैं, लेकिन ये टॉपिक इतना आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। इसको समझने में टाइम लगेगा, इसकी बारीकियों को समझने में टाइम लगेगा। पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन पढ़ता हूं। सेक्शन 100 कल्पेबल होमोसाइड, जो कि सेक्शन 105 में डिसाइड होगा। कल्पेबल होमोसाइड सेक्शन 5 में डिसाइड होगा, जिसमें मिनिमम 5 साल की सजा है और आज आजीवन कारावास तक जाएगी और 10 साल तक जाएगी। जब आप इनकी डेफिनेशन को लाइन बाय लाइन रख के पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि यार ये डेफिनेशंस तो बिल्कुल जो है इनमें अंतर ही नहीं है। इनमें डेफिनेशंस में तो बिल्कुल अंतर नहीं है, बिल्कुल सेम लैंग्वेज है, सेम बात है, ऐसा क्या अंतर है? लेकिन जब आप इस फील्ड में उतरेंगे, इस सेक्शंस को बारीकी से कमेंट्री से पढ़ेंगे। कमेंट्री क्या होती है? लॉ पर कमेंट्री लिखते हैं बड़े-बड़े लोग, पुराने जजेस, रिटायर्ड जजेस, या जो जुडिशरी का काम देखते हैं, या बहुत लीजेंड या सीजन्ड लॉयर्स, जो बड़े-बड़े लॉयर्स हैं। जैसे हमारे इलाहाबाद हाई कोर्ट है, वहाँ जितनी भी लॉ की किताबें आती हैं, अगर यूपी में कोई लॉ करता है तो मैक्सिमम या तो आगरा से किताबें निकलती हैं या इलाहाबाद से निकलती हैं। अब कहाँ से निकलती है मुझे नहीं पता, लेकिन पहले तो यहीं से निकलती थी, सेंट्रल लॉ एजेंसी और एक आगरा लॉ एजेंसी सीरीज आती थी, लोग उनसे ही पढ़ के पास होते थे। लेकिन उन छोटी-छोटी किताबों से पढ़ के पास होना और कोर्ट में जाकर प्रैक्टिस करना, तब उसके लिए आपको बहुत अच्छी किताबों की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ कमेंट्री होती है, हर सेक्शंस की किताब होती है। अगर वो 300 पन्ने की ये नॉर्मल किताब आती है, एक्ट 100 पन्नों का है, तो कम से कम 5000 पन्नों की किताबें मिलेंगी आपको। तब आपको पता लगेगा क्या है। चलो हम ज़्यादा डिस्कस ना करके इस पे एक्ट पे आते हैं। Whoever caused death by doing an act with intention of causing death or with the intention of causing such bodily injury as to likely to cause death, or with the knowledge that he is likely to such act to cause death, commit the offense of culpable homicide। क्या बताया साहब इसने, जरा समझ लें। 3-4 बातें बताई भाई इसने, जो आपकी समझ में आई, मेरी भी समझ में आई थोड़ी-थोड़ी सी। क्या कह रहा है साहब? एक तो सबसे पहली बात ये कह रहा है कि जो कोई मृत्यु कारित करने के आशय से ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से जिससे मृत्यु कारित हो जाना संभाव्य हो, या यह ज्ञान रखते हुए कि यह संभाव्य है कि वह उस कार्य से मृत्यु कारित कर दे, कोई कार्य करके मृत्यु कारित कर देता है, तो वह आपराधिक मानव वध का अपराध करता है। ठीक है, इसमें क्या है? इंटेंशन टू किल होनी चाहिए। एक तो पहली बात तो कोई ह्यूमन होना चाहिए, जिसका कत्ल हो वो आदमी होना चाहिए, व्यक्ति होना चाहिए। और जो व्यक्ति कर रहा है ये कत्ल ये कल्पेबल होमोसाइड कर रहा है, मानव वध कर रहा है, विद द इंटेंशन टू किल, उसकी इंटेंशन होनी चाहिए, और विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडली इंजरी एज इज लाइकली टू कॉज डेथ, और उस जो वो इंजरी पहुंचा रहा है और उसकी पहुंचाने की जो इंटेंशन है उससे मौत होने की संभावना हो, और विद द नॉलेज दैट द डूअर इज लाइकली टू सच एक्ट टू कॉज डेथ, और उससे कॉज डेथ हो जावे,
क्या है? with the intention to kill sorry with the intention of causing such bodily injury, शारीरिक चोट ऐसी हो जिससे मौत की संभावना हो, और विद द नॉलेज दैट द डूअर इज लाइकली टू सच एक्ट टू कॉज डेथ, या जिससे उसे ज्ञान हो कि इससे मौत हो जाएगी। ये 3 लाइन की डेफिनेशन है भाई साहब, सजाए मौत है, और इससे ज्यादा बड़ी बड़ी डेफिनेशन है, उनमें सजा 2-2 साल है। ये सेक्शन आपने पढ़ा, समझ में आया? ये कल्पेबल होमोसाइड अभी अभी खत्म, अभी छोटा सा हिस्सा सुनाया गया आपको कि ये अभी कुछ बताने के लिए, क्या आपने समझ लिया? अब जरा सा इसी को परिप्रेक्ष्य में रख के मर्डर की डेफिनेशन और पढ़ लो भाई सब साथ साथ, तभी तो समझ में आएगा कल्पेबल होमोसाइड और मर्डर में क्या अंतर है। अरे एक केस में आजीवन कारावास मृत्यु को दंड दिया जा रहा, जबकि मौत उसमें भी हो रही है, अब मौत इसमें भी हो रही है, मौत इसमें भी हो रही है, मौत उसमें भी हो रही है, फिर ये क्या मामला है? जरा सा इसको पढ़ लो भाई। तो इसकी भाई डेफिनेशन निकाल लो भैया, हत्या की डेफिनेशन भी निकाल लो बाप। अब हत्या की डेफिनेशन देख लेना, मर्डर की भी देख लो भैया। एक्सेप्ट इन द केस हियर इन आफ्टर एक्सेप्टेड कल्पेबल होमोसाइड इज मर्डर। अब क्या कह रहा है? कल्पेबल होमोसाइड को मर्डर कह रहा है, ये कल्पेबल होमोसाइड को मर्डर कह रहा। अब यही एक्सपर्टाइज चाहिए आपको। क्या कह रहा? कल्पेबल होमोसाइड को मर्डर में डिफाइन कर रहा है। एक्सेप्ट इन द केस हियर इन आफ्टर एक्सेप्टेड कल्पेबल होमोसाइड इज मर्डर। तो व्हाट इज कल्पेबल होमोसाइड इज मर्डर? अबे यार क्या मामला है भाई, पहले क्या कह रहे हो, अब क्या कह रहे हो? नहीं समझो जरा। इफ द एक्ट बाय विच द डेथ इज कॉज्ड इज डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, ये बात तो उसमें भी है भाई, पहला सेक्शन देख लें इसका, विद द इंटेंशन टू किल। ये क्या कह रहा भाई? इफ द एक्ट बाय विच द डेथ इज कॉज्ड इज डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, वही बात तो थी। आगे चलें। If the act which the death is caused is done with the intention of causing such bodily injury as the offender knows, देखिए यहां वर्ड बढ़ा knows, knows to be likely to cause the death of the person to whom the harm is caused। अब जरा इस वाले की पढ़ लें, ये तो पढ़ रहा हूं मैं मर्डर वाली डेफिनेशन, कल्पेबल होमोसाइड की भी साइड बाय साइड पढ़ लो। उसकी क्या डेफिनेशन है? विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडली इंजरी एज इज लाइकली टू कॉज डेथ। अरे बात तो वही है ना, बात तो वही है, लेकिन यही समझो, यहां इसने नोज वर्ड बढ़ाया है, यहां इसने नोज वर्ड बढ़ाया है, वहां नोज की कमी है, आप समझ लें। वहां वर्ड दिया लाइकली, अर्थात प्रोबेबिलिटी, लाइकली इसमें भी दिया, नोज टू बी लाइकली टू कॉज द डेथ, यहां नोज वर्ड दिया है, नोज लाइकली के साथ दिया है, यहां नोज वर्ड जो दिया है लाइकली के साथ दिया है, और वहां केवल लाइकली नोज वर्ड खा गया लेजिस्लेचर, सॉरी खा नहीं, सॉरी सॉरी सर, वो मतलब उन्होंने नहीं दिया, इसमें दिया। इस नोज वर्ड को नोट कर लो, ये इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा बारीक अंतर है, ये समझ में आएगा आगे आपके चल के। इफ द एक्ट by which the death is caused is done with the intention of cause bodily injury to any person or bodily injury intending to be inflicted insufficient in the ordinary course of nature to cause death। अब जरा इसको देख लो भैया, थर्ड वाले को, with the knowledge that the doer is likely by such act to cause death, बात तो यही कह रहा है, ये भी यही कह रहा है, कॉज डेथ करते हैं, लेकिन इसमें वर्ड बनता है, इफ द एक्ट बाय विच द डेथ इज कॉज्ड इज डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग bodily injury to any person and that bodily injury intended to be inflicted insufficient in the ordinary course of nature, in the ordinary course of nature
टू कॉज डेथ। आप यहां नोट कर लें इस लेक्चर 17 में कि यहां वर्ड दिया है सफिशिएंट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर। सफिशिएंट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर मैं भूल भी सकता हूं, लेकिन यहीं पर मैं आपको इसमें इसी चैप्टर में पोस्टमार्टम रिपोर्ट हाउ टू रीड के फैक्ट वगैरह ही बताऊंगा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट मर्डर के केस में कैसे पढ़ी जाए, उसको कैसे डिस्कस किया जाए, उसके क्या इफेक्ट होंगे। चलिए अब इसको आगे पढ़ते हैं। तो 3 सेक्शंस, तीन पैराग्राफ। तो सेक्शन 100 कल्पेबल होमोसाइड के और मर्डर 101 के बिल्कुल सिमिलर है, लेकिन इसके अंदर एक चौथा सेक्शन और डाला गया, चौथा पैरा, आप उसको डी कह सकते हैं, 101 डी डाला गया है। तो जरा सा और समझे, आपको बता दूं कि ये एक 20-25 मिनट के टॉपिक में ये टॉपिक खत्म होने वाला नहीं। इसको आपके दिमाग में, जहन में बैठालने के लिए मुझे काफी आपको समझाने की आवश्यकता पड़ेगी। अगर आप 17 देख रहे हैं तो 18वां भी आप लेक्चर देखेंगे तभी आपको फायदा हो पाएगा, क्योंकि मैं नहीं बता पाऊंगा। इतना लंबा लेक्चर कोई देख नहीं पाएगा, और मैं अगर घंटा भर का लेक्चर दूंगा तो बोर हो जाएंगे आप। तो इसलिए आगे चलते, बात तो मैं टाइम खराब कम करता हूं। ये चौथा पैरा से फालतू है, मर्डर वाली डेफिनेशन। इफ द पर्सन कमिटेड द एक्ट बाय विच द डेथ इज कॉज्ड नोज, वर्ड को यूज करें नोज, that it is so imminent dangerous, the word is imminent dangerous। इसको भी आप अपने पैराग्राफ में नोट कर लें, imminent danger, imminent dangerous that it must in all probability cause death or such bodily injury as is likely to cause death। मौत इसमें भी कह रहा है, सब कुछ कह रहा है, लेकिन इसमें जो वर्ड है वो कर रहा है, तो वो जो कह रहा है इमिनेंटली डेंजरस, जो कि पहले वाले में नहीं है, कल्पेबल होमसाइड में नहीं है, बल्कि मर्डर की डेफिनेशन में ये वर्ड एक तो ऊपर वाले में नोज बढ़ा है, और सेकंड डेफिनेशन में बढ़ा है, मर्डर की डेफिनेशन में सफिशिएंट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर बढ़ा है, और तीसरी बढ़ी है इमिनेंस डेंजरस। यही तीनों बातें कल्पेबल होमोसाइड और मर्डर को डिसाइड करती है, यही इसके अंतर बताती है। इसी से पता लगता है कि आदमी किन परिस्थितियों में एक ये सबसे बड़ी ये जो सेक्शन है, पहली बात तो सेशन ट्रायल है। इस सेक्शन में ही एक इंटेलिजेंट एडवोकेट की परीक्षा होती है, और एक इंटेलिजेंट जुडिशियल ऑफिसर की भी, या जजेस की भी परीक्षा होती है, और एलएलबी के एग्जाम में एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट की भी परीक्षा होती है, और प्रोसिक्यूशन की तरफ से काम करने वाले सरकारी वकील की भी परीक्षा इन्हीं सेक्शंस में होती है। वैसे तो अपराध सभी अपराध हैं, लेकिन क्या है, इनके अंदर लाइफ और डेथ का मामला है, तो जज साहब को भी इन सेक्शनों को बहुत बारीकी से देखना पड़ता है, और डिफेंस को भी। और यही कारण होता है कि मर्डर का केस कभी भी किसी नए लड़के को, नए वकील को नहीं दिया जाता। कोशिश अधिकतर हर आदमी ये करता है, अगर उस पर पैसा है, पूंजी है, तो अच्छे से अच्छे एडवोकेट, नॉलेजदार, बोलने में अच्छा, जैसे कहते हैं अधिवक्ता, बोलने में मास्टर लगता हो, ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है। तो ये बारीकी, जो छोटी छोटी 20-20, 100-100 रुपए की किताबें लेके चले आते हैं, देखिए एलएलबी पास करने के लिए तो शायद आपके लिए कोई सी किताब भी अच्छी हो सकती है, कोई सी किताब आप मार्केट से ले लो। किताब से मेरा मतलब ये नहीं है, किताब से जो 20-20 रुपए की, 25-25 रुपए की किताबें मिलती हैं कि 20 क्वेश्चन सीरीज है फलानी, लेकिन नहीं। लेकिन भाई साहब, आप वकालत करने जाएंगे, आप
तो वो किताबें आपको काम नहीं आएँगी। वो पास कराने के लिए तो सही है, कॉलेज में नंबर मास्टर जी तो दे देंगे, प्रोफ़ेसर साहब तो नंबर दे देगा, तुम 20 नंबर 25 नंबर दे दो। लेकिन भाई, अगर आप जहाँ इंटेलेक्चुअल लोग सारे बैठेंगे, वहाँ आपको हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की कमेंट्री का नॉलेज होना ज़रूरी है। वहाँ डिफरेंट हाई कोर्ट्स क्या कहती हैं, लीजेंड, सीज़न्ड बड़े एडवोकेट्स क्या कहते हैं, उनकी क्या राय है इस सेक्शन पे, ये इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करती है। देखिए, किसी आदमी को 5 साल की सज़ा मिले और किसी आदमी को आजीवन कारावास की सज़ा मिले। अगर आपने आजीवन कारावास की सज़ा को 5 साल में कन्वर्ट करा दिया, तो आप कितने अच्छे हैं उस व्यक्ति के लिए जिसको 5 साल सज़ा मिली आजीवन कारावास के लिए। दूसरी बात, यदि आप अच्छे सरकारी वकील हैं, ये तो वकील की बात रही पहली वाली तो, ये सरकारी वकील की। यदि आप अच्छे सरकारी वकील हैं, तो कैसे आप ये बताएँ कोर्ट को कि नहीं साहब, ये 5 साल की सज़ा का केस नहीं, ये तो आजीवन कारावास की सज़ा का केस है। तो ये सेक्शन सभी की परीक्षा लेता है। बड़ा इंटेलेक्चुअल और बहुत जल्दी में समझाने वाला सेक्शन नहीं है। अब देखिए, मुझे इस सेक्शन को डिफाइन करते हुए 25 मिनट हो गए और अभी तक ना सेक्शन क्लियर हुआ है, सिर्फ सेक्शन पढ़ा गया है किताब से। अब आप सोचेंगे बातें कर रहा हूँ मैं, नहीं, ये बातें भी पार्ट है इसका, इन बातों से ही निकल के बात आएगी। बात बात एक वो था, तो बातों से ही बात निकल के आती है और बात में बात है, बात के अंदर बात है। देखिए, डी इसका पढ़ लीजिए। इफ द पर्सन कमिटिंग द एक्ट बाय विच द डेथ इज कॉज्ड knows that it is so imminently dangerous that it must in all probability cause death। और देखिए, प्रोबेबिलिटी एक वर्ड को पढ़ ले, प्रोबेबिलिटी है, हर वर्ड यूज है, हर वर्ड दूसरे सेक्शन को इससे अलग करेगा। हर सेक्शन, हर वर्ड इसका सेक्शन का 101 मर्डर की जो डेफिनेशन है और 100 कल्पेबल होमोसाइड की जो डेफिनेशन है, इसका 101 का हर शब्द इसको डिफाइन अलग करेगा, जबकि पढ़ने में आपको ऐसा लगेगा बिल्कुल यार मर तो दोनों में ही रहा है, लेकिन अंतर क्या है, यही चीजें अंतर बताएंगी आपको आगे जब पढ़ेंगे आप तो। यही इंटेलेक्चुअल, इसी कहते हैं ना, लर्निड एडवोकेट, हर वो एडवोकेट के सामने लड़ने लगता है, विद्वान अधिवक्ता। तो विद्वता का सेक्शन है ये। वैसे तो सारी किताबें लॉ ही विद्वता का काम है, लेकिन ये सेक्शन खास करके भारतीय न्याय संहिता के अंदर एक विद्वता का सेक्शन, likely to cause death or commit such act without any excuse for incurring the risk of causing death। देखिए यहां और देखिए पढ़िए, रिस्क ऑफ कॉजिंग डेथ। तो आप रिस्क वर्ड को देखें, अब बताओ इसे कहां खाओगे वर्ड को, इसे कहां रखेंगे, या और भी इंपॉर्टेंट दिया। अब देखो ऐसे अंतर निकल के आएंगे जब आप इस किताब को, जैसे कहते हैं ना, शब्द बुरा है, जैसे कहते हैं पोस्टमार्टम करते हैं आदमी। एक शब्द है हमारी हिंदी में संधि विच्छेद, जब शब्द को टुकड़े टुकड़े कर दिया जाता है और टुकड़े करके उसका अर्थ समझने की कोशिश की जाती है, तो ऐसी लॉ के सेक्शंस को पार्ट्स में डिवाइड करो, छोटे छोटे टुकड़े कर लो उनके। कभी तो ज्वाइंट टुकड़े पढ़ने में फायदा है और कभी टुकड़ा टुकड़े में पढ़ने में फायदा है। अब देखो वर्ड क्या है, विदाउट एनी एक्सक्यूज फॉर इनकरिंग द रिस्क ऑफ कॉजिंग डेथ और सच इंजरी एज अफोरसेड, जैसा कि ऊपर कहा गया। यहां मैंने इस समय जो है ना सिर्फ सेक्शन सेक्शन पढ़े हैं भाई साहब आपको, और ये मेरे 30 मिनट गए। टॉपिक लंबा ज्यादा है, इसलिए आप वेट करें लेक्चर 18 का। लेक्चर 18 कोशिश की जाएगी कि कल तैयार किया जाए, कोशिश की जाएगी।